Assalamu alaikum. Today we are going to discuss how the payroll sheet or the payroll register is prepared. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पेरोल के मीनिंग क्या होते हैं। पेरोल के जो मीनिंग होते हैं वो है सैलरीज एंड वेजेस। देखिए, बुनियादी तौर पे वर्कर्स को आप जो है वो नेट पे करते हैं। और नेट पे कैलकुलेट कैसे होती है कि आप सबसे पहले बेसिक पे के अंदर अपने वर्कर्स को या अपने एम्प्लॉइज को जो आप अलावेंसेस पे कर रहे होते हैं उनको आप ऐड करते हैं तो आपको ग्रॉस पे मिलती है। और फिर ग्रॉस पे में से जो मैंडेटरी डिडक्शंस हैं वो डिडक्ट की जाती है तो नेट पे आती है। और जो नेट पे का अमाउंट होता है उस अमाउंट के चेक्स बनाने के बाद आप अपने एम्प्लॉइज को या अपने वर्कर्स को पे करते हैं। अलावेंसेस से मुराद क्या है? ये वो फ्रिंज एंड बेनिफिट्स हैं which are given by the employer to the employee. For example, आप अपने एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस देते हैं, कन्वेंस अलाउंस देते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस देते हैं, एक्सेट्रा। तो बेसिक पे के अंदर आप अलाउंसेस को ऐड कर दें। बेसिक पे ये वो पेमेंट है जो वर्कर को गारंटीड की जाती है कि भाई आप हमसे ये पेमेंट लाजमी लेंगे। अलाउंसेस को ऐड करेंगे तो ग्रॉस पे आएगी। ग्रॉस पे में से डिडक्शंस, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एफबीआर की पॉलिसी है कि आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी डिडक्ट करने के बाद पे करें। तो जो बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं कराते हैं तो उनकी इनकम तो का जो इनफ्लो हो रहा होता है वो इनकम तो अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन उस इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना होता है वो पे नहीं हो रहा। तो स्टेट ने ये रूल बना दिया है कि भाई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को जब पे करेंगी तो उस सैलरी को डिडक्ट कर देंगी। ये आ गई एक डिडक्शन। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो है ये कंट्रीब्यूटरी भी होता है, नॉन कंट्रीब्यूटरी भी होता है। अकाउंटिंग फॉर प्रोविडेंट फंड जो है वो बहुत लार्ज है। हम यहाँ पे इस वक्त जो रेलिवेंट डिस्कशन है सिर्फ उनको इंक्लूड करेंगे। प्रोविडेंट फंड भी एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है। उसका मकसद कि जनाब एक फंड को रेज किया जाए एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग से लेकर एम्प्लॉय के रिटायरमेंट तक। हर महीने उसकी सैलरी से ये प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता रहे और जब वो रिटायर होगा उस वक्त वो ओल्ड बूढ़ा हो चुका होगा तो इकट्ठी रकम जो है वो आप अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त दें ताकि वो अपने जिम्मेदारियां जो है वो पूरी कर सके। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटरी भी होता है, प्रोविडेंट फंड नॉन कंट्रीब्यूटरी भी होता है। कंट्रीब्यूटरी का मतलब ये है कि जितना एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हुआ उतना एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी से 5,000 रुपीज प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है तो एम्प्लॉयर भी 5,000 रुपीज उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसके अकाउंट में हर महीने इन द नेम ऑफ द प्रोविडेंट फंड 10,000 जमा हो रहे हैं। अब जैसे जैसे उसकी सैलरी में इजाफा होगा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। नॉन कंट्रीब्यूटरी का मतलब ये होता है कि जी खाली एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और ऐसा बड़ी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता है, वरना हर कंपनी हर कंट्री का अपना एक फैक्ट्री एक्ट है जो कि कंपनीज को बाउंड करता है कि आपका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटरी होना चाहिए। समटाइम्स कंपनी लॉसेस अर्न कर रही होती है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में होती है। लिहाजा याद रखिएगा जब आप वर्कर की नेट पेमेंट निकालेंगे तो जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या बनेगी कि आप बेसिक पेमेंट में अलावेंस को ऐड कर दें, ग्रॉस पे आएगा, उसमें से डिडक्शन को लेस कर दें तो आपको वर्कर की नेट पेमेंट मिल जाएगी। अब हम जो है वो पेरोल शीट बनाएंगे और पेरोल शीट बनाने से पहले हम क्वेश्चन को बहुत डिटेल डिस्कस करा देता हूं ताकि आपको शीट बनाते हुए प्रॉब्लम ना हो। From the following information, prepare payroll sheet or register. These are the name of employees: Khalid, Niaz, Suleiman, Mubin, Akbar, Tariq, Rashid, and Saeed. And these are their monthly basics.
खालिद साहब की जो मंथली बेसिक पे है वो 10,000 रुपीज है, नियाज की 12,500, सुलेमान की 8,500, अकबर साहब की 11,000, सईद साहब की 12,000। अब हम जानते हैं हमें करना क्या है कि बेसिक पे में हमें अलावेंस को ऐड करना है, तो ग्रॉस पे आएगी। अब ये तफसील हमारे पास अलावेंसेस की है कि जी हर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलावेंस मिलेगा 45% ऑफ द बेसिक। मिसाल के तौर पे अगर आपको अलावेंस कैलकुलेट करना है खालिद क्या, तो आप क्या करेंगे, खालिद की बेसिक पे कितनी है 10,000, इस 10,000 का आप कंप्यूट करेंगे 45%, वो आ जाएगा 4,500। इसी तरीके से न्यास की बेसिक पे का 45% निकाला जाएगा, सुलेमान की बेसिक पे का 8,500 निकाला जाएगा, आई एम सॉरी, और मुबीन की, यानी हर एम्प्लॉय की बेसिक पे का 45% ये हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। सेकंड अलाउंस आपके पास खोला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 10% ऑफ बेसिक्स। मिसाल के तौर पे खालिद की जो बेसिक है वो 10,000 है, इसका 10% 1,000 आ जाएगा, 12,500 का 10% 1,250 आएगा। इस तरीके से आप हर एम्प्लॉय, हर वर्कर की मंथली बेसिक का 10% निकालेंगे तो आपको ओला मिलेगा। मेडिकल 1,000 पर मंथ है और यूटिलिटी जो है वो 1,500 पर मंथ है। अब शीट के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इम्प्लाइज के नेम का कॉलम है, यहाँ पे हम एंटर कर देंगे इम्प्लाइज की जो बेसिक सैलरीज हैं उसको हम एंटर कर देंगे। ये हमारे पास सैलरीज आ चुकी हैं कि जनाब खालिद की जो है वो 10,000 है और न्याज की 12,500 है। इसी तरीके से 45% इन बेसिक का हम अप्लाई करेंगे तो हमें हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। बेसिक सैलरी का 10% निकालेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिल जाएगा, यानी कि 12,500 का 10% 1,250, 8,500 का 10% 850, 7,500 का 10% 750, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आ रहा है। ऐसे हमने हाउस रेंट अलाउंस निकाला हुआ है, ये 45% से निकल रहा है, 11,000 का 45% 4,950 एंड सो ऑन। मेडिकल और यूटिलिटी कि हमें अमाउंट दिए गए रिस्पेक्टिवली 1,000 एंड 1,500। ये देखें आप, तो ये कॉलम बेसिक सैलरी को शो कर रहा है और ये चारों कॉलम जो हैं ये अलाउंस को शो कर रहे हैं। अगर हम इन चारों कॉलम को ऐड कर देंगे तो हमें जो है वो टोटल अलाउंस का कॉलम मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे खालिद का देखें आप, 4,500 हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, 1,000 कोला मिल रहा है, 1,000 मेडिकल और 1,500 यूटिलिटी। इन चारों अमाउंट को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल अलाउंस। सिमिलरली न्याज का हाउस एंड अलाउंस, कोला, मेडिकल, यूटिलिटी ऐड कर देंगे तो 9,375 एंड सो ऑन। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ग्रॉस पे कैसे आएगी कि बेसिक सैलरी में 10,000 में हम ऐड कर देंगे 8,000 तो हमें ग्रॉस में मिल जाएगी किसकी, खालिद की। इसी तरीके से न्याज की जो बेसिक है उसमें हम ऐड कर देंगे 12,500 में 9,375, ये इनकी ग्रॉस पे आ जाएगी। हमने अपनी ग्रॉस पेमेंट तक कैलकुलेशन कर ली है। अब हमें करना क्या है कि ग्रॉस पे में से हम डिडक्ट करेंगे डिडक्शंस को, तो हमें क्या मिल जाएगी नेट पे, और ये वही अमाउंट है जिसके चेक्स बना के एम्प्लॉय को दिए जाएंगे। डिडक्शन की तफसील क्या है जी, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है 10% से, इसकी तफसील मैंने आपको पहले बताई थी। बेनेवोलेंट फंड ये भी डिडक्शन है, एम्प्लॉय की वेजेस सैलरी से डिडक्ट होगा, लेकिन ये तमाम उस एम्प्लॉय की काम में नहीं आ रहा होगा। जरूरी नहीं है जिस एम्प्लॉय की सैलरी से बेनेवोलेंट फंड डिडक्ट हुआ, जितने वर्कर्स होंगे, जितने एम्प्लॉयज होंगे, हर वर्कर, हर एम्प्लॉय की सैलरी से बेनेवोलेंट फंड डिडक्ट होगा। लेकिन ये काम उस वर्कर के आएगा तो खुदा ना खासा इंजर्ड हो जाए या उसकी डेथ हो जाए और उसका ताल्लुक जो है वो एक लो इनकम इलास्टिसिटी ग्रुप से हो, लो इनकम प्रोफाइल से हो, उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ये बेनेवोलेंट फंड यूज करती है।
तो दो डिडक्शन तो हमारे पास ये आ रही है कि प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होगा 10% और बेनेवोलेंट फंड डिडक्ट होगा 6%। अब आप देखें तो खालिद की बेसिक कितनी है 10,000, इस 10,000 का 10% डिडक्ट होगा, ये हमें प्रोविडेंट फंड मिलेगा खालिद का, और यकीनन उसका जो अमाउंट आएगा वो 1,000 आ जाएगा। फिर 12,500 का 10% जो है 1,250 होगा। इस तरीके से हमने क्या करा, तमाम एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी का 10% डिडक्ट कर दिया, तो बेनेवोलेंट फंड प्रोविडेंट फंड आ गया। अच्छा, बेनेवोलेंट फंड कैसे आएगा कि बेसिक सैलरी का हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो हमें बेनेवोलेंट फंड मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे खालिद की जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 है, उसका 10% 600, न्याज का 12,500 है, उसका 6% जो है वो 750 है। बेनेवोलेंट फंड का रेट 6% था। तीसरी डिडक्शन क्या है जनाब कि all the employees except Mubin and Akbar were availed motorcycle loan which has a monthly deduction 800। देखिए एम्प्लॉइज ने क्या करा कि फैक्ट्री में लोन अप्लाई कर दिया मोटरसाइकिल के लिए, इसमें कंपनी का फायदा भी है, कन्वेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वर्कर फैक्ट्री पे वक्त पे आएगा और हर महीने उनकी सैलरी से ये लोन इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होती रहेगी 800। तो बस मुबीन और अकबर इन दो वर्कर ने मोटरसाइकिल लोन नहीं लिया है, बाकी तमाम वर्कर ने मोटरसाइकिल लोन लिया है। लिहाजा हम क्या करेंगे, मुबीन और अकबर के अलावा बाकी तमाम वर्कर में से की सैलरी में से डिडक्ट करेंगे 800। आप देख सकते हैं कि मुबीन और अकबर इनकी सैलरी में से ये लोन डिडक्ट नहीं हुआ, बाकी एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट हुआ। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो डिडक्शन है सवाल में वो है इनकम टैक्स की, जिसमें कहा जा रहा है एस्टिमेटेड रेट ऑफ इनकम टैक्स 2% है बेसिक सैलरी का ऑफ एम्प्लॉइज इज लेस देन 10,000 पर मंथ। अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10,000 से कम है तो उस पर 2%, 10,000 हो या 10,000 से ज्यादा हो तो उस पर 2.5%। अब आप देख सकते हैं कि जैसे खालिद की जो है वो 10,000 है, न्याज की 12,500 है, तो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा 2.5% से। लेकिन सुलेमान की जो है वो 8,500 है और ये क्योंकि 10,000 से कम है, लिहाजा यहाँ पे जो रेट अप्लाई होगा वो होगा 2% से। सिमिलरली इसी तरीके से हमने क्या करा है कि ये इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। मुबीन पे 2% अप्लाई हुआ है और राशिद पे भी 2% हुआ है, जबकि अकबर, तारिक और सईद पे 2.5% हुआ। अब ये जनाब कॉलम टोटल डिडक्शंस का है, क्योंकि आप अपनी क्वेश्चन याद रखिएगा कि आपने ग्रॉस पे में से डिडक्शन को लेस करना है तो आपको नेट पे मिलेगा। ग्रॉस पे आपने कैलकुलेट कर रखी है, ये आपके पास चार डिडक्शंस है, यानी 18,000 खालिद की ग्रॉस पे है। डिडक्शन क्या हो रही है, 1,000 से प्रोविडेंट फंड, 600 से बेनेवोलेंट फंड, 800 लोन और 250 टैक्स। इन चारों को ऐड करके इस 18,000 में से आप लेस कर देंगे तो आपको जो है वो नेट पे मिल जाएगी खालिद की, दैट इज 2650। इसी तरीके से हम जो है वो सबकी जो है वो कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आपके पास टोटल डिडक्शन आ गई है, लेकिन अभी हमने नेट पे नहीं निकाली है, ये खाली इन चारों का सम है, यानी कि प्रोविडेंट फंड प्लस बेनेवोलेंट फंड प्लस लोन प्लस इनकम टैक्स, इन चारों का मिला के खालिद की टोटल डिडक्शन हुई है 2650। इनकी ग्रॉस पे 18,000, 18,000 में से आप लेस कर देंगे 2650 तो इनकी नेट पे आ जाएगी आपके पास, दैट इज 15350। बिल्कुल सिमिलर हम क्या करेंगे, तमाम के तमाम इम्प्लाइज की जो नेट पे है वो कैलकुलेट कर लेंगे ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शन को लेस करके, यानी कि 21,875 माइनस 3,112.5। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल ग्रॉस पे आ रही है वो है जी 146325 and these are the individual amounts of the deductions and this is the total of the net pay. So this is the way or the procedure to calculate a simple payroll sheet or the payroll register. Now we are going to discuss the journal entries.
तो याद रखिएगा कि जो ग्रॉस पे है, इस ग्रॉस पे से आपका जो पेरोल का अकाउंट है या सैलरीज एंड वेजेस का अकाउंट है वो डेबिट होगा। ये चार आपके पास डिडक्शंस हैं, ये लायबिलिटीज हैं कंपनी के ऊपर, ये चारों जो है वो क्रेडिट होंगी। और जो इनका डिफरेंस आ रहा है यानी कि इन चारों को 8150, 4890, 4800, 1917.5 को लेस कर दूं अगर मैं ग्रॉस पे में से, तो ये मुझे नेट पे आएगा। इसका जो चेक बन के वर्कर्स को पे हो जाएगा। तो सिंपली जनाब पेरोल की जो सिंपल एंट्रीज हैं तो हम कैसे पास कर देंगे कि पहली एंट्री में हमने जो पेरोल को रिकॉर्ड करना है, तो सैलरीज एंड वेजेस डेबिट हो गया है, ये ग्रॉस पे के अमाउंट से है। ये प्रोविडेंट फंड का टोटल था, बेनेवोलेंट फंड का टोटल, लोन और इनकम टैक्स, ये आपकी लायबिलिटीज हैं। इन चारों को ग्रॉस में से लेस कर दिया तो ये एक्रूड सैलरी 126,567.5 ये आपकी नेट पे है, जिसके चेक्स बना के आपने वर्कर को पे करने हैं। और जब आप पेमेंट करेंगे तो सिंपली आप एक्रूड सैलरीज को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं जनाब कि आप जो है वो एक सिंपल सी जो पेरोल शीट है या जो पेरोल रजिस्टर है उसे आप बनाना सीख चुके होंगे और पेरोल की एंट्रीज भी सीख चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।